डिफेंस स्टडीज से एमए किया है। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हूँ अपने सब्जेक्ट में। लेकिन स्टार्ट कैसे हुई, ये जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एनसीसी मेरा बहुत अच्छा हुआ करता था, लोग कहते थे आर्मी में जाएगी। मैंने जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, गार्ड ऑफ ऑनर कमांड किया था। मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था, प्राइम मिनिस्टर के घर जाने का मौका भी मिला था 2001 में। लेकिन अचानक से ये हुआ कि गोरखपुर में एक लोकल चैनल खुलता है, सत्या टीवी, जिसमें 100 रुपए 1 घंटे के न्यूज पढ़ने के मिलते थे। तो सबने कहा कि एक काम करेंगे, पैसा खर्चा निकल जाएगा, तो तुम तो अच्छा हिंदी है तुम्हारी, जाके बोलो और दोस्तों की ओर से कि तुम बड़ी अच्छा भाषण देती हो, डिबेट अच्छा करती हो, तो तुम्हें अच्छा मौका मिलेगा, जाके तुम ज्वाइन कर लो सत्या टीवी। तो ऐसे खेलते कूदते में पहुंच गए कि हाँ 100 रुपए मिलेंगे, अगर 5 भी हफ्ते में मिल गया तो 500 रुपए हो गया, उसके हिसाब से आप जोड़ दो। तो वो दिमाग में था, मैं चली गई और मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पर। लेकिन जब मैं न्यूज पढ़ने लगी तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि नहीं अच्छा करती है लड़की। मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो थोड़ा अपनी ओर से भी कुछ 1-2 लाइनें उसमें ऐड करती थी, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था। तो उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर गोरखपुर दूरदर्शन में कृषि दर्शन एक प्रोग्राम आता था। उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी। तो मुझे कहा गया कि नहीं वो अच्छा बोलती है, उसको लेकर आना है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो फिर मैं वहां चली गई। तो धान को कैसे बोते हैं पानी में, गेहूं को कैसे काटा जाता है, और बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए थे। मुझे नॉलेज भी थी, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है। मेरे नाना जी के पास बहुत खेती थी, हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव में जाते थे। अब हम लोग भले ही देखते हो कि रशिया जाना है, अमेरिका जाना है या वहाँ, लेकिन उस समय एक वक्त था जब गर्मी की छुट्टी का मतलब सिर्फ नानी का घर होता था। तो वो सब कुछ मैंने देखा समझा, तो वो कृषि दर्शन कार्यक्रम किया और धीरे धीरे करके मैं फेमस हो गई थी। फिर उसके बाद एक बार की बात है, जब मैंने अपना एंकरिंग शुरू की थी 19 साल में, तब मैं साइकिल से जाती थी एंकरिंग करने के लिए। तो मेरे पापा के साथ कुछ दोस्त थे, एक जगह उन लोगों ने देख लिया, तो उनको नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे ये जो लड़की देख रहे हैं आप, चित्रा त्रिपाठी नाम है इसका, अच्छी एंकरिंग करती है, देखिए साइकिल से घर जा रही है। अब मेरे पापा घर दुखी होकर आए, बोले कि साइकिल से जा रही है, अच्छा नहीं लगता है, सब उसको पहचान रहे हैं, तो अब इसके लिए तो 2 व्हीलर स्कूटी खरीदना जरूरी हो गया है। आप यकीन मानिए मेरे घर इतना बहुत पैसे नहीं थे कि मेरे पापा उस समय मेरे लिए, और मेरी उम्मीद भी नहीं थी, उनको वो अच्छा नहीं लगा, इस वजह से वो घर आए और बोले कि नहीं कल तुमको स्कूटी दिलाएंगे। मेरे लिए बड़ा सम्मान, मन में तो मैं खुश हो रही थी, बट सोची पैसा कहाँ से लाओगे। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि नहीं सब लोग पहचानते हैं इसको, तो उस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। 1 साल के बाद फिर ईटीवी हैदराबाद में मैं चली गई, और 1 साल के बाद फिर मैं दिल्ली आ गई, और यहाँ पर फिर नेशनल चैनल में मेरी शुरुआत हो गई। वाह, व्हाट अ जर्नी, मतलब कितना इंस्पायरिंग है ये सब। खासतौर से हिंदी बेल्ट के होती हैं जिनको अंग्रेजी कम बोलनी आती है। मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं कि शुरू में बहुत बार ऐसा लगा कि जो अंग्रेजी दा टाइप के लोग होते हैं वो हिंदी वालों कैसे देखते हैं, अच्छा ये कुछ नहीं आता इसको, मतलब एक इस तरह का परसेप्शन था इस सोसाइटी में, और हम लोगों ने उसको एड्रेस किया है। लेकिन धीरे धीरे करके, और इसके लिए मुझे हालांकि कई बार लोग आरोप भी लगा देते हैं, लेकिन उससे परे जाते हुए मैं सरकार को बहुत, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया। अभी मोदी जी की सरकार 14 से आई है, उन्होंने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया। तो मेरे जैसे जो हिंदी बेल्ट से आने वाले लोग हैं उसको इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। और आज की तारीख में मैं आपको सच बताऊं, देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, अभी मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की है, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग की थी। देश का कोई भी ऐसा हिस्सा है जहां पर हम लोग जाएं, और ये ईश्वर की कृपा है, जिन चैनल में हमने काम किया उन लोगों की वजह से भी कि हर जगह कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे, या अगर आप कहीं पर लाइव शो कर रहे हैं तो लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। स्पेशली मैं कन्याकुमारी में थी, कौन जान रहा है कन्याकुमारी में न हिंदी ज्यादा बोलने वाले लोग, रिपोर्टिंग करना तक मुश्किल था। मैं वहां पर रॉक मेमोरियल के पास अपनी एंकरिंग कर रही थी शाम के 5 बजे की, तभी अचानक से जैसे ही 6 बजे कार्यक्रम खत्म होता है 10-12 लोग अचानक से आ जाते हैं। फिर वो बोले चित्रा जी हम मिलने के लिए आए हैं, बहुत दौड़ दौड़ के, हमें लगा कि ऐसा ना हो कि आप चली जाएं। मैं बड़ी मन मन में खुश हो रही थी, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे भी लोग जानते हैं मुझे। फिर पता चला वो 30-40 सालों से वहीं रहते हैं, वो उत्तर भारत के लोग हैं, लेकिन टीवी पर देख के उनके अंदर इतनी मिलने की बेचैनी, एक होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो हमारी तरफ की है या हिंदी बोलने वाली है, तो वो अपनेपन के साथ मिलते हैं। तो शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी कमजोर था। मैं आपको सच बताऊं, इतना आसान नहीं होता है जब आप छोटे शहर से धीरे धीरे करके बड़े शहरों में जाते हैं तो। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो सारी चीजें बहुत पीछे छूट गई हैं। छोटे शहरों की हिंदी बोलने वाली लड़कियां इंडस्ट्री में कमाल कर रही हैं और आगे और धमाल मचाने वाली हैं। कि अगर मुझे कोई काम सौंपा जाएगा जिम्मेदारी से,
तो मैं उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। जैसे कश्मीर में जब बाढ़ आई हुई थी, 2014 की बात है, उस समय कश्मीर के हालात बहुत बुरे थे और जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय हमें इंडियन मीडिया गो बैक और ये वो 150-200 लोग घेर लेते थे। मेरी तो उस समय उम्र भी बहुत कम थी, वैसे ही डर लगता था। कश्मीर में उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति बहुत अलग है। तो वैसे ही डर डर के जाना पड़ता था। आप इंटीरियर में, मेरी आंखों के सामने एनडीआरएफ के एक बंदे का हाथ काट दिया गया था और बहुत बवाल मचा था। ये 14 में की मैं बात बता रही हूँ, जब वहां पे बाढ़ आई हुई थी। अब तो सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो वहां पर जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया था, कम से कम 500 लोग एक बड़े से हॉल में एयरफोर्स के एक अलग सेटअप रखा गया था। वहां पर एक एक ब्लैंकेट उनको दिया गया और कहा गया कि अब आप यहीं पर रहिए। तो मैं और मेरे कैमरामैन ने भी लाइन लगा के एक एक कंबल लिया और वहीं पर पूरी रात गुजारी। 5 दिन हो गए थे मैगी खा खा के वहां पर रहते हुए। फिर पता चला कि एक गुरुद्वारा है, वहां पर चावल दाल भी मिलता है, वहां पे लंगर चलता है हमेशा। तो हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर अपना सफर तय करके हमने कहा यार 5 दिन हो गए, काम कैसे करेंगे। फिर हम लोग वहां पर गए तो चावल दाल देख के एकदम अंदर से इतनी खुशी मिली कि चलो अभी खा लेते हैं, ज्यादा खा के चलते हैं, 5 दिन अगले और मैगी में ही काटना है। तो इस तरह का रहा। कंपेयर करना गलत होता है। हम आज जहां पर खड़े हैं, आगे आने वाले दिन में हम उससे और बेहतर हो, हमें सिर्फ इसकी कोशिश करनी चाहिए। हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, देखिए सबकी काबिलियत अपनी अलग तरह की होती है। उसके बाद तो पैसा नहीं बचेगा। फिर मैं उस समय बहुत छोटी थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं पैसे खर्च कर दूंगी तो मेरी शादी कैसे हो गई, मान लो दहेज अगर मांग लिया तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने पैसे निकाल के पढ़ाई नहीं करूंगी और ये पैसे शादी के लिए रखती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम देने के बाद बीए करने के बाद मैं यहाँ आई थी। पत्रकारिता में एडमिशन लेने के लिए पैसे ज्यादा लग रहे थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं की पढ़ाई। फिर मैं वापस गई, मैंने डिफेंस स्टडीज से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एमए किया। मैं वहां की टॉपर रही और मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में मतलब पत्रकारिता जो हमने जिया है वो शायद किताबों में नहीं मिल सकता है। तो जो 5,000 की आबादी वाले गांव में उनको वोटिंग का राइट नहीं था, मतलब वोट डालने के लिए वो आबादी जाती ही नहीं थी। और जहां पर वोट नहीं हो वहां पर नेताजी नहीं होते हैं, वहां पर काम नहीं होता है। एनजीओ की ओर से तब बिजली भी नहीं थी, पानी के लिए भी उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो वहां पर जाने के लिए हमें जंगल के रास्ते होकर जाना पड़ा 2 घंटे का। और जो उस गांव के लोग रहते थे उस टेढ़िया गांव में, उन लोगों को जंगल से जो भी फल फूल या जो लकड़ी टूटती थी उसको वो लेकर जाते थे और अपना खाना चूल्हे की, जो लकड़ी के चूल्हे पर बनता है वो बनाते थे। मुझे स्टोरी के बारे में जानकारी मिली, फिर मैंने और डिटेल इकट्ठा की, फिर मैंने वहां पर जाकर स्टोरी की। एक महिला थी, उनकी उम्र तब 65 साल थी जब मैंने स्टोरी की। जब मैं गाँव में एंट्री करती हूँ तो वहां पर महिलाएं खड़ी होती, पहले से उनको पता था कि एक न्यूज चैनल की टीम आने वाली है, तो हमने कुछ लाइनअप भी कर रखा था। तो आई हमारे जय आजादी, वहां पे ये नमस्कार प्रणाम जय हिंद ये सब नहीं, जय आजादी ऐसे करके तो हमारा वेलकम हुआ। हमने कहा यार ये लग रहा है इंडिया के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था क्योंकि वहां पर बिजली पानी कुछ था ही नहीं। फिर मैंने उन लोगों से जब बातचीत की तो देखा कि जो एनजीओ होते हैं वो छोटे छोटे जो सोलर लैंप होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ पर लगा के रखते थे ताकि वहां से गांव के अंदर जानवर नहीं आ पाए। तो मैंने उस पर स्टोरी की थी और फिर मैंने उसके लिए महिलाओं का 100 अवार्ड प्रेसिडेंट उस समय यहाँ पर दे रहे थे, तो फिर मैंने नॉमिनेट किया था प्रणब मुखर्जी के हाथों, फिर उनको अवार्ड मिला था मेरी स्टोरी के जरिए। तो मुझे बहुत खुशी है। उस समय की परिस्थिति में सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं था जितना कि आज की तारीख में है। और जब हम मजबूत होंगे किसी भी तरह से, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सोसाइटी का एक तबका हो, चाहे बहुत पैसे वाले लोग हो या फिर मीडिया हो, जो है हम जो कहते हैं एक बहुत बड़ी आबादी है उसको मानती है, तो एक बहुत बड़ी आबादी उसको क्रिटिसाइज भी करती है। तो जब हम ताकतवर होंगे हमारी आलोचना होगी और होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और समाज के एक तबके को पसंद नहीं आती है, अब यहाँ सबको खुश करने के लिए नहीं है, हम लोग अपना जर्नलिज्म करने के लिए हैं और ये बिल्कुल गलत बात है। सत्ता पक्ष विपक्ष जितने भी पक्ष हैं सबको आप उठाकर देख लें, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो हमारी शिकायत नहीं करता है हमारे बॉस से, हमारी स्टोरी पे क्वेश्चन रेज नहीं करता है, हमारी खिंचाई नहीं करता है और या फिर चुगली भी करता है कि ये लड़की तो बहुत हवा में उड़ रही है। लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए अल्टीमेटली हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जब हम पब्लिक के बीच जाएंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे पब्लिक हमें नकार देगी। हम टीवी में, चाहे हम अखबारों की बात करें या फिर टीवी की बात करें, हम लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह हैं। जब लोग हमसे मिलने आते हैं वो बताते हैं आपकी ये स्टोरी देखी, वो बताते हैं कि आप इसमें और अच्छा कर सकते थे आपने। अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे देख रही थी मेरे बारे में, अभी मैंने देखा कि न्यूज लॉन्ड्री ने एक आलोचनात्मक स्टोरी की है।
अच्छी बात है ना, वो कर रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। हम जो करें वो नोटिस किया जाए, हमारी कोशिश वही है। और हम जो कर रहे हैं वही सही है, कभी भी इस लाइन पे हम नहीं चलते हैं, हम उसमें और इम्प्रूव कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। Wonderful. तो वो और ज्यादा मतलब चीजों को और ज्यादा वायरल करेगी, पहुंचाएगी। मुझे अच्छे से याद है, जब भी मैं समाचार फॉर मीडिया, एक्सचेंज फॉर मीडिया के कार्यक्रम में आती हूँ तो मेरी ही क्लिप मुझे बाद में लोग मुझे भेजते हैं कि हमने आपको देखा, आपने यहाँ पर जाके ये कार्यक्रम किया था। और सर एक गुजारिश और मैं करती हुई चली जाऊंगी आपसे, मैंने जो बाहर भी कहा है सर, वो 40 साल की उम्र के भीतर का जो अवार्ड है ना, प्लीज इस साल दे दीजिएगा मुझे। जर्नलिज्म नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने डिफेंस स्टडीज में मैं टॉपर हूं, तो जरूर पढ़ाई की होगी। पढ़ना बहुत जरूरी है। हम कितना तैयार होते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, कितना बाहर जाते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने महंगे बैग या ज्वेलरी लेते हैं, वो सब बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी शिक्षा है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, अभी तो हमारे पास मोबाइल है। देखिए पहले बहुत, मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैंने सेकेंड हैंड किताबें लेके पढ़ाई की हैं। जो मान लीजिए 500 की किताब आ रही है, मेरे पास नहीं है पैसे, मैंने 250 रुपए में सेकेंड हैंड किताबें लेकर पढ़ी। ये अलग बात है। देखिए ईश्वर की कृपा है, मैंने एक वक्त पर जितने 1.5-2 सालों की जितना मेरा खर्चा आ रहा था दिल्ली में, मैं चूंकि छोटे शहर की हूँ इसलिए बता सकती हूँ तमाम बच्चों के लिए जो एक बड़ा सपना लेकर यहाँ पर आते हैं, कि जितने भी पैसे उस समय लग रहे थे, मेरे पास वो पैसे नहीं थे, जैसा कि मैंने बताया शादी में खर्च करने थे, इसलिए नहीं खर्च किया। और आज की तारीख में मेरी महीने की जो कमाई है वो उससे 3 गुना ज्यादा है। तो ये सब सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने ना रात देखी ना दिन देखा। मैंने 100 रुपए घंटे पे भी न्यूज पढ़ी है। आज मैं 24 घंटे में, रात को 12 बजे, जिस दिन दिल्ली में आपको याद होगा रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी, उस समय भी मैं घर पहुंची थी, तब तक हुआ कि नहीं भगदड़ मच गई है और वहां पर लोग मारे गए हैं। मैंने झट से ऑफिस फोन किया कि मुझे कैमरामैन दीजिए, मुझे तुरंत जाना है। तो हमारे अंदर वो पैशन है, अपने उस पैशन को जिंदा रखिए। और अगर आप अपने इस प्रोफेशन से प्यार करते हैं, प्लीज आप तभी आइए, क्योंकि जिस नौकरी से हम प्यार करेंगे फिर कभी ये नहीं लगेगा कि हम नौकरी पर जा रहे हैं, फिर ये लगेगा कि जिस चीज से हम प्यार करते हैं उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए फिर आपको अपने अंदर अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा अपने पैशन को जिंदा रखें, प्यार करें अपने प्रोफेशन से। अगर आपको मीडिया में आना है, खासतौर से नए लोगों से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके भीतर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो जोश है जिसके जरिए आप अपना बड़ा नाम कर सकते हैं, और मीडिया में भी बहुत कमी है। मैं आपको सच बताऊं, हमारी बात की जो पीढ़ी है उसमें कुछ नाम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अदरवाइज एक बहुत बड़ा गैप है। लोग कहते हैं कि आ ही नहीं रहे हैं बच्चे पैशन वाले, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो कम मेहनत से बड़ा सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। हम लोग 20 साल से जूते रगड़ रगड़ के यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, मेकअप लगा के सुंदर होकर अभी तो बैठी हुई हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ जब लोगों ने कहा कि आप तो आधार कार्ड की फोटो लगती है, बिना मेकअप के क्यों टीवी पर जाती हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, लेकिन ठीक है, जो हम करना चाहते हैं उसको हम कर रहे हैं, और शायद आगे आने वाले वक्त में हम और मजबूत होंगे। एक बार फिर से वही बात, मीडिया आगे आने वाले वक्त में और स्ट्रांग होने वाला है, इसीलिए बहुत जरूरी है उसे क्रिटिसाइज भी करना। आप जितनी आलोचना करेंगे हम उतने मजबूत होंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे, और आगे आने वाले वक्त में हम मीडिया को एक अच्छी लीडरशिप भी देंगे। उम्मीद कम से कम मैं इस मंच से यही कर सकती हूँ।